हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल बिजनेस माइंड्स। आज के वीडियो में हम टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांतों को विस्तार से समझने वाले हैं, वो भी उदाहरणों की मदद से, ताकि आप हर एक पॉइंट को सही तरीके से पकड़ पाएं। ये वीडियो का एक भी हिस्सा स्किप करने की भूल मत करना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। सबसे पहले हम टेलर के बारे में एक छोटा सा परिचय लेंगे। बेशक कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि टेलर कब पैदा हुए थे या उनकी जिंदगी कैसी थी, लेकिन उनकी सोच और दृष्टिकोण को समझने के लिए उनके जीवन के कुछ हिस्सों को जानना जरूरी है। पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, पर आसान भाषा में हम उन्हें सिर्फ टेलर कहते हैं। ये एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे और इनका जीवन का उद्देश्य था इंडस्ट्री में एफिशिएंसी यानी कुशलता को बढ़ाना। उनका मानना था कि प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को किसी भी तरह से बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने 1911 में साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत प्रकाशित किए, जिन्हें हम आज भी पढ़ते और सीखते हैं। और हाँ, उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर परीक्षा या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है। FW टेलर या हेनरी फेयोल। यहाँ याद रखने का एक आसान तरीका है। साइंटिफिक शब्द का पहला अक्षर एस होता है और एस के बाद अल्फाबेट में आता है टी, यानी टेलर। इस तरह आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम उनके प्रमुख सिद्धांतों पर आते हैं। पहला सिद्धांत है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसे समझने के लिए पहले आपको रूल ऑफ थंब का मतलब जानना होगा। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर ही निर्णय लेता है, बिना किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किए। जैसे कोई मैनेजर जिसने अपने करियर में सीखा हो कि अगर कर्मचारियों को खुश रखना है तो उन्हें बस बोनस देते रहो, यानी बिना गहराई से सोचे, बस अनुभव के आधार पर काम करते जाना। अब जैसे ही यह मैनेजर हर साल या महीने बोनस देकर अपने वर्कर्स को खुश करता था, वर्कर्स भी जोश में काम करने लगते थे। मगर ध्यान दीजिए, यह सब उसने वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया था। कोई गहन अध्ययन या विश्लेषण नहीं हुआ। यह तो बस उनके अनुभव पर आधारित था। इसी को कहते हैं रूल ऑफ थंब, यानी अनुभव से सीखी हुई चीजों को बिना जांचे परखे लागू कर देना। यह ठीक है कि इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से की गई चीजों से उतनी गारंटी नहीं मिलती कि हर बार ऐसा ही होगा। टेलर का मानना था कि केवल एक ही सबसे सही तरीका हो सकता है जिससे हम एफिशिएंसी को अधिकतम कर सकते हैं, और यह तरीका किसी अनुभव से नहीं, बल्कि अध्ययन और विश्लेषण के जरिए ही विकसित होता है। हर काम को करने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है, जिसे हमें गहरी स्टडी के आधार पर खोज निकालना पड़ता है। जब एक बार वह वैज्ञानिक तरीका हमें मिल जाता है, तो उसी को लागू करने से काम में कम समय लगेगा और न्यूनतम लागत में अधिकतम आउटपुट मिल पाएगा। टेलर के मुताबिक इस तरीके से काम करने से केवल समय की ही बचत नहीं होगी, बल्कि मानव ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी भी रोकी जा सकेगी। यह पूरी प्रक्रिया बेहद व्यवस्थित होगी, जिससे बचत होगी और संगठन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और देखिए, हर किसी की तो यही चाहत होती है कि न्यूनतम लागत में अधिकतम परिणाम मिल सके। तो अगर हम अनुभव आधारित काम को छोड़कर वैज्ञानिक तरीके अपनाएंगे, तो यह आसानी से हासिल हो सकता है। अब यह था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का सिद्धांत। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर, जिसका नाम है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, एक साथ तालमेल बनाकर काम करना। एक संगठन में तीन मुख्य भूमिकाएं होती हैं। मालिक, जो पैसा लगाते हैं, मैनेजर्स, जो संगठन को संचालित करते हैं, और वर्कर्स, जो असल में काम को अंजाम देते हैं। मालिक सीधे वर्कर्स से संपर्क में नहीं होते। मालिक जो भी कहना चाहते हैं, वे मैनेजर्स के जरिए वर्कर्स तक संदेश पहुंचाते हैं, और वर्कर्स भी मैनेजर्स के जरिए ही अपनी बातें ऊपर तक पहुंचाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच ही तालमेल बिगड़ जाता है। जरा सोचिए, जो मिडिलमैन था, उसी के साथ आपकी ठन गई तो आपकी बात आगे कैसे पहुंचेगी? और जो बात ऊपर से आनी थी, वह भी आप तक सही से नहीं पहुंच पाएगी।
इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच एक तालमेल और सहयोगपूर्ण रिश्ता बना रहे, ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे और किसी भी प्रकार का तनाव या असंतोष न हो। देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो मैनेजर शुरू होता है एम से और वर्कर शुरू होता है डब्ल्यू से। दोनों अल्फाबेट्स में कुछ समानता है, बस उल्टा सीधा सा है। अब अगर ये तालमेल बनाए रखेंगे तो संगठन तो बिल्कुल सही तरीके से चलेगा और बहुत ही कुशलता से। लेकिन सवाल ये है कि क्या तालमेल बनाना इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप किसी भी रिश्ते को निभाओ, चाहे दोस्ती हो या प्रोफेशनल रिश्ता, हमेशा कुछ न कुछ त्याग करने पड़ते हैं और समझौते करने होते हैं। जरा सोचिए, जैसे आप दोस्ती में कितनी बार एडजस्ट करते हो, त्याग करते हो, उसी तरह मैनेजर्स और वर्कर्स के रिश्ते में भी दोनों को अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अगर संगठन में अच्छा मुनाफा हुआ है तो मैनेजर्स ने वह प्रॉफिट वर्कर्स के साथ बांट दिया। इससे वर्कर्स को लगेगा कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है और वे संगठन के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। दूसरी तरफ, अगर वर्कर्स कभी कोई सुझाव देते हैं तो मैनेजमेंट को उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इसलिए उनके सुझावों को अनसुना कर अगर दिया जाए। मैनेजमेंट इस तरह का क्योंकि वे व्यवहार करेगा वर्कर्स हैं कि कि तुम तो वर्कर हो, तुम्हें क्या पता, तो वर्कर्स की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इसलिए अगर वर्कर्स कोई सुझाव देते हैं तो मैनेजमेंट को उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए और जहां तक हो सके उनके सुझावों पर अमल करना चाहिए। इससे वर्कर्स को लगेगा कि वे संगठन का एक अहम हिस्सा हैं और जब वर्कर्स अपने संगठन को अपना मानकर काम करेंगे तो मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच एक हार्मोनी यानी तालमेल बन जाएगा। जहां तालमेल और शांति होती है, वहां संगठन तेजी से प्रगति करता है। अब सोचो, अगर वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच तनाव हो जाए तो क्या संगठन सुचारू रूप से चलेगा? मान लो वर्कर्स ने हड़ताल कर दी और मैनेजर्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह काम हो जाए, मगर काम रुक गया है, मशीनें बंद पड़ी हैं, ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। ऐसी स्थिति में संगठन कैसे चल पाएगा? इसलिए जरूरी है कि दोनों के बीच तालमेल बना रहे। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जापानी वर्क कल्चर का। जापानी वर्कर्स जब संगठन से नाराज होते हैं तो वे इंडियन स्टाइल में नारेबाजी या हड़ताल नहीं करते, बल्कि उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। वे काम छोड़ने की बजाय अपनी शिफ्ट से ज्यादा घंटे काम करना शुरू कर देते हैं। अगर उनकी शिफ्ट 10 घंटे की है तो वे 12-14 घंटे तक काम करेंगे और काम करते हुए वे सिर्फ एक छोटा सा ब्लैक बैंड अपने हाथ में बांधते हैं, जो मैनेजमेंट के लिए संकेत होता है कि वर्कर्स नाराज हैं। इस तरह के विरोध में काम को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि ज्यादा काम किया जाता है ताकि मैनेजमेंट समझ सके कि वर्कर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे हम भी सीख सकते हैं कि काम छोड़कर हड़ताल करने से बेहतर है कि हम अपनी मेहनत से मैनेजमेंट को यह दिखाएं कि हमारी मांगें जायज हैं। अब हम आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, और ये जो तीसरा सिद्धांत है वह पिछले वाले सिद्धांत का ही एक विस्तार है। इस प्रिंसिपल को समझने का मतलब है कि हर व्यक्ति केवल अपने फायदे के बारे में नहीं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के भले के बारे में सोचे और सभी लोग आपस में तालमेल बनाए रखें। चाहे वो मैनेजमेंट का हिस्सा हो या वर्कर का, किसी को भी सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वर्कर्स को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपना काम निकाल लूं, मुझे बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। और मैनेजमेंट को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वर्कर्स का क्या, हमें तो सिर्फ अपना मुनाफा देखना है। दोनों पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि संगठन में एक अच्छा वातावरण बना रहे। जैसे मैंने पहले बताया था, मैनेजमेंट को वर्कर्स के सुझावों को ध्यान से सुनना चाहिए और वर्कर्स को भी चाहिए कि वे संगठन में पूरी भागीदारी करें और सिर्फ विरोध के रास्ते पर न जाएं। काम को अच्छे से और सही ढंग से करते रहें और किसी भी समस्या का हल शांति से निकालें। अब हम आते हैं आखिरी प्रिंसिपल पर, जो है विकास का विकास। हर एक और हर किसी को अपनी सबसे बड़ी क्षमता और समृद्धि की दिशा में। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने का मौका मिलना चाहिए। जैसे आपकी माँ चाहती हैं कि आप हर क्षेत्र में बेहतरीन बने, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और स्किल। वह आपसे सिर्फ उम्मीदें ही नहीं रखती, बल्कि आपको मौका भी देती हैं, आपकी मदद भी करती हैं।
इसी तरह जब मैनेजमेंट अपने वर्कर्स से सबसे अच्छा काम करने की उम्मीद रखता है, तो पहले उन्हें वह ट्रेनिंग और मौके भी देने चाहिए जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। अगर आपने किसी अनट्रेंड वर्कर को रख लिया और उससे उम्मीद की कि वह बेहतरीन काम करेगा, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। पहले उसे ट्रेनिंग दो, उसे वह स्किल सिखाओ जिससे वह अपने काम में बेहतर हो सके। जब वर्कर्स को सही से ट्रेन किया जाएगा, तभी वे अपना 100% देंगे, बल्कि 200% तक भी जा सकते हैं। वर्कर्स को सिर्फ संगठन के लिए काम करने की जगह उनकी अपनी व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्हें नए स्किल्स सिखाने के मौके दिए जाएं ताकि वे अपने करियर में आगे बढ़ सकें। आपको हर वर्कर को वैज्ञानिक तरीके से चुनना चाहिए, न कि सिर्फ अपनी मर्जी से। फिर उस वर्कर को उसकी क्षमता के अनुसार काम सौंपा जाना चाहिए और जहां भी उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, वह ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और संगठन का विकास भी होगा। देखिए, यह एक बहुत ही सिंपल सी बात है। दुनिया गिव एंड टेक पर चलती है। अगर आप अपने वर्कर्स को कुछ देंगे, जैसे कि ट्रेनिंग, सम्मान और विकास के मौके, तो बदले में वे भी संगठन को अपना 100% देंगे। अगर आप उन्हें कुछ नहीं देंगे और सिर्फ लेने की उम्मीद करेंगे, तो एक वक्त के बाद वर्कर्स निराश होकर काम करना बंद कर देंगे। तो इस तरह टेलर के चारों प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन प्रिंसिपल्स को बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाया जा सकता है, जैसे आपने खुद देखा। अब टेलर साहब ने सिर्फ प्रिंसिपल्स ही नहीं दिए, अगले वीडियो में उन्होंने कुछ कुछ तकनीकों के तकनीकें बारे भी में दी हैं। बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।